हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज करा रहा हूं और मैंने कल चोल वंश तक पूरा कंप्लीट करा दिया था। चोल वंश का पूरा कला, साहित्य, मुद्राओं से लेकर सभी चीज़ों को मैंने कंप्लीट कराया था। अब आगे देखते हैं दक्षिण भारत के अन्य राजवंश। दक्षिण भारत के अन्य राजवंश, मैं इसके भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अगला भाग। देखिएगा, 1190 ईस्वी के बाद जब कल्याणी के चालुक्यों का साम्राज्य टूटकर बिखर गया, तब उसके एक भाग के स्वामी वारंगल के काकतीय हुए तथा दूसरे के द्वार समुद्र तथा तीसरे के देवगिरी के यादव हुए। यानी कि जब 1190 ईस्वी, ये मैं यह दक्षिण भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ। उत्तर भारत का इतिहास अलग है और दक्षिण भारत का इतिहास अलग है। टाइम पीरियड सेम है। यहाँ पे 1190 में कुछ हो रहा था, उत्तर भारत में कुछ और रहा था। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइए आप लोग। ये दक्षिण भारत के इतिहास हो रहा है। तो 1190 ईस्वी के बाद जब कल्याणी के चालुक्यों का साम्राज्य टूटकर बिखर गया था, तब उसके एक भाग के स्वामी वारंगल के काकतीय हुए तथा दूसरे के द्वार समुद्र तथा तीसरी के देवगिरी के यादव। अब देखते हैं देवगिरी के यादव के बारे में। यादव वंश भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है और यह अपने संबंध प्राचीन यदुवंशी क्षत्रियों से मानता है। राष्ट्रकूट और चालुक्यों के उत्कर्ष काल में यादव वंश के राजा अधीनस्थ सामंत राजाओं की स्थिति रखते थे। मतलब जब राष्ट्रकूट और चालुक्यों के उत्कर्ष काल था, मतलब बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा था, तब उस समय यादव वंश के जो राजा थे वो अधीनस्थ सामंत राजाओं की स्थिति रखते थे। मतलब कि जैसे जब राष्ट्रकूट और चालुक्य थे तो उनके उत्कर्ष काल था, तो उनके जैसे सामंत हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार यादव वंश के राजा भी की वही स्थिति हुआ करती थी। लेकिन जब चालुक्यों की शक्ति क्षीण होने लगी, मतलब जब वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे, तो वे स्वतंत्र हो गए। जो यादव वंश के जो राजा थे वो पहले तो उनके सामंत की तरह काम करते रहे, लेकिन बाद में वो स्वतंत्र हो गए और वर्तमान हैदराबाद के क्षेत्र में स्थित देवगिरी, आधुनिक दौलताबाद, जिसका अब वर्तमान में क्या नाम है, दौलताबाद, को केंद्र बनाकर अपना उत्कर्ष को प्रारंभ किया। यानी कि जो देवगिरी के जो यादव हुए हैं वो पहले किसी समय चालुक्यों के ही सामंत हुआ करते थे, लेकिन जब चालुक्यों की शक्ति क्षीण होने लगी तो वो अपने आप को स्वतंत्र हो गए और वर्तमान में जो हैदराबाद के पास जो स्थित देवगिरी है, यानी जिसे हम दौलताबाद कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना केंद्र बनाया और अपने उत्कर्ष का यहीं से अपना प्रारंभ किया। अच्छा, तो चलिए देखते हैं आगे कि इसके फाउंडर कौन थे देवगिरी के यादव के। तो वो कौन थे? भिल्लम। कौन थे? भिल्लम। भिल्लम इसके फाउंडर थे। स्थिति क्या थी इनकी? देवगिरी, दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में उस समय पड़ती थी, इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ती है। अगला देखिए, देवगिरी नामक नगर की स्थापना भिल्लम ने की थी और उसे अपने वंश की राजधानी बनाया था। धातव्य है कि इसी देवगिरी का नाम आगे चलकर दौलताबाद पड़ा। भिल्लम का उत्तराधिकारी था, उसका नाम था जयत्रपाल प्रथम। भिल्लम के जो अधिकारी थे उसका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था जयत्रपाल प्रथम। कालांतर में इस वंश के शासक रामचंद्र देव के दरबार में संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव एवं दक्षिण के प्रसिद्ध गायक गोपाल नायक रहते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि संगीत रत्नाकर के लेखक हैं सारंग देव। ये तो एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो वो है सारंग देव। और किनके दरबार में थे? तो रामचंद्र देव के दरबार में। और दक्षिण भारत के जो फेमस गायक हैं, सिंगर, गोपाल नायक भी इन्हीं के शासन में हुआ करते थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया। अगला चलते हैं हम। अगला इसमें देखते हैं दक्षिण भारत में दूसरे वंश हुआ, उसका नाम था होयसल वंश। क्या नाम था इसका? होयसल वंश। होयसल वंश के बारे में पढ़ते हैं। होयसल वंश का संस्थापक यानी फाउंडर कौन था? सल नामक व्यक्ति। कौन था? सल नामक व्यक्ति। यानी कि होयसल वंश का जो संस्थापक थे वो सल नामक व्यक्ति थे।
और इसका जो वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर जो होयसल वंश का माना जाता है, उसको माना जाता है विष्णुवर्धन को। किसको माना जाता है? विष्णुवर्धन को। याद रखिएगा कि अगर संस्थापक क्वेश्चन पूछे कि होयसल वंश के संस्थापक कौन है, तब आपका आंसर होगा सल। लेकिन अगर ये पूछे कि रियल फाउंडर ऑफ होयसल डायनेस्टी, तो आपका आंसर होगा विष्णुवर्धन। इस पॉइंट को आप लोग कीप इन माइंड में रखिएगा। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो बच्चों इसकी राजधानी है द्वार समुद्र। क्या थी इसकी राजधानी? द्वार समुद्र। ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। या द्वार समुद्र किसकी राजधानी? होयसल वंश की। अगर इस द्वार समुद्र की अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए कि इस समय वो कहाँ पर है, तो वो कर्नाटक में पड़ता है। वो भी कर्नाटक में एक जगह है हलेबीड। किस जगह पर है? हलेबीड। हलेबीड कर्नाटक में। अगला देखते हैं, विष्णुवर्धन प्रारंभ में जैन धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। मतलब वो जैन धर्म को बहुत ज़्यादा पालन करता था, परंतु प्रसिद्ध संत समाज रामानुज के प्रभाव से वो वैष्णव हो गया था। यानी पहले तो वो फॉलोवर्स था, बहुत बड़ा फॉलोवर्स था जैन धर्म का, लेकिन बाद में जब वो संत रामानुज के संपर्क में आया तो वो वैष्णव हो गया। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु का उपासक हो गया। ठीक है ना। इसके बाद वीर वल्लभ द्वितीय। कौन? वीर वल्लभ द्वितीय होयसलों का सबसे प्रतापी राजा था। मतलब होयसल वंश का अगर सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो उनका नाम था वीर वल्लभ द्वितीय। इसने होयसलों को चालुक्यों की अधीनता से पूर्णतः स्वतंत्र कराया था। देखिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो होयसल वंश है ये भी कभी न कभी चालुक्यों के ही सामंत हुआ करते थे। बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र हो गए, लेकिन जो वीर वल्लभ द्वितीय था उसने पूर्ण रूप से चालुक्यों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। होयसल साम्राज्य को हरिहर प्रथम के शासनकाल में उसके भाई बुक्का प्रथम ने विजित करके विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। यानी कि होयसल साम्राज्य को हरिहर प्रथम के शासनकाल में, होयसल साम्राज्य का जब शासन हरिहर प्रथम चला रहा था तो उसके ही शासनकाल में उसका एक भाई था बुक्का। क्या नाम था उसका? नाम बुक्का। जो बुक्का प्रथम पूरा नाम था उसका, ने उसको जीत कर अपने साम्राज्य विजयनगर में मिला लिया था। ठीक है ना। अगर होयसल कला और स्थापत्य की बात करें हम, तो होयसल को कला और स्थापत्य में विशेष ख्याति प्राप्त है। उनके स्थापित हैलेविड, सोमनाथपुर, बेलूर और श्रवणबेलगोला से प्राप्त होते हैं। यानी कि हमें जो होयसल वंश के जो कला और स्थापत्य हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? हलेविड से, सोमनाथपुरम, बेलूर और श्रवणबेलगोला। यानी ये सभी कर्नाटक में हैं, कर्नाटक से मिलते हैं। होयसलों के अगर हम प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो होयसलों के प्रसिद्ध मंदिर थे केशव मंदिर। पहला मंदिर है केशव मंदिर। अगर ये इस समय वर्तमान में हम इसकी स्थिति देखें तो ये हासन जिले में बेलूर में स्थित है। कर्नाटक के हासन जिले में, कर्नाटक के हैं ये, किसके हैं? कर्नाटक। कर्नाटक के हासन जिले में बेलूर में स्थित है। इसका जो निर्माण है केशव मंदिर का वो किसने करवाया था? विष्णुवर्धन द्वारा। किस टाइम पे करवाया था? 12वीं शताब्दी में। इसकी विशेषता क्या है? तलकाड़ में चोल शासकों पर उसकी विजय के उपलक्ष्य में यह मंदिर का निर्माण कराया गया। यानी कि जब तलकाड़ में होयसलों ने चोल शासकों पर विजय कर ली थी, उसकी खुशी में ये केशव मंदिर का निर्माण कराया गया था। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इस मंदिर का जो दूसरा नाम है वो चन्ना केशव मंदिर है। क्या है? चन्ना केशव मंदिर। यानी कि आपको एग्जाम में ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पूछे चन्ना केशव मंदिर या केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो वो होयसलों ने ही करवाया है। किसने कराया है? होयसलों ने ही कराया है। चाहे उसको चन्ना केशव मंदिर बोल दो या फिर केशव मंदिर बोल दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया। अगला चलते हैं अगले पॉइंट में, होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर होयसलों की राजधानी हैलीबिड में सबसे प्रमुख भवन होयसलेश्वर मंदिर है। यानी कि जो उनकी राजधानी हलेबिड थी कर्नाटक में, उसमें ये मंदिर है। और ये मंदिर किसको समर्पित है?
वो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण कार्य 1121 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और विष्णुवर्धन के पुत्र और उसके उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम के वास्तुकारों ने इसे 1160 ईस्वी में पूरा किया था। यानी कि ये जो हमारा जो मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? होयसलेश्वर मंदिर। ये एक पहला पॉइंट तो ये है कि इनकी राजधानी हैलीवुड में स्थित था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये भगवान शिव को समर्पित था। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इसका निर्माण 1121 में प्रारंभ हुआ था और उस समय जो राजा था वो था विष्णुवर्धन के पुत्र और विष्णुवर्धन था। लेकिन बाद में इसका कंप्लीट कब हुआ? 1160 में। लेकिन उस समय उसका उत्तराधिकारी कौन था? नरसिंह प्रथम। कौन था? नरसिंह प्रथम। अगला चलते हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश के बारे में देखते हैं। ये फ्रेंड्स जो मैं आपको ये करा रहा हूँ, ये अगर आप इसके ही सारे वीडियोज को आप देख लीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट या आपका एसएससी, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनीबडी, इससे कहीं से भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ सारे वीडियो को आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश का जो फाउंडर था वो था चोल द्वितीय, या जिसको हम रुद्र प्रथम भी बोलते हैं। जो काकतीय वंश की जो कैपिटल थी वो थी वारंगल, जो कि अगर इस समय में देखा जाए तो वो कहाँ पर है? तेलंगाना में। प्रमुख शासक इसमें कौन हुए काकतीय वंश में? गणपति हुए, रुद्रमा देवी हुई और प्रताप रुद्र देव हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं काकतीय वंश में रुद्रमा देवी। यह काकतीय वंश के राजा गणपति की पुत्री थी और इनका रुद्रमा देवी का जो टाइम पीरियड था वो 1262 से लेके 1289 ईस्वी तक था। रुद्रमा देवी जो थी वो राजा गणपति की पुत्री थी। रुद्रमा देवी ने 13 वर्षों तक अपने महिला होने की जानकारी जनता से छुपाकर रखी थी। इस पर एक साउथ की एक मूवी भी बन चुकी है, अगर आपको याद हो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें आप ध्यान रखिएगा, रुद्रमा देवी पर एक मूवी भी बन चुकी थी जो 13 वर्षों तक उसने किसी को ये जानकारी ही नहीं होने दी थी कि वो एक महिला है। रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। रानी ने युद्ध मैदानों में पुरुषों का वेश धारण कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और युद्ध के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद काकतीय वंश में अगले राजा हुए, उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था उनका? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के बारे में जानते हैं। इनका टाइम पीरियड था 1289 ईस्वी से लेकर 1339 ईस्वी तक, यानी 1289 से लेकर 1323 ईस्वी तक। प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश का अंतिम राजा था। वह रुद्रमा देवी का ही पुत्र और राज्य का उत्तराधिकारी था। प्रताप रुद्रदेव के शासनकाल में ही खिलजी और तुगलक शासकों ने वारंगल पर आक्रमण किया था। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक कफूर, आप बहुत ही ये पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं कि जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध सेनापति था मलिक कफूर दक्षिण भारत की विजय के लिए निकला तो देवगिरी के यादव और द्वार समुद्र के हौसलों के समान वारंगल के काकतियों को भी उसने विजय कर ली थी। नायंकर प्रणाली का सर्वप्रथम उदय काकतीय साम्राज्य में ही हुआ था, जिसे आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य में बृहद रूप से अपनाया गया। जो नायंकर प्रणाली है इसका प्रारंभ काकतीय वंश में ही हुआ था और जो आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य में बृहद रूप से अपनाया गया। तो यानी कि जो काकतीय वंश हैं, अगर उसमें बस यही पॉइंट है कि ये चोल द्वितीय इसके संस्थापक थे, राजधानी वारंगल थी, प्रमुख शासक इसमें गणपति हुए, रुद्रमा देवी और प्रताप रुद्र देव हुए। अब अगले चलते हैं, अगले हुए गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात में देखते हैं मध्यकालीन में क्या स्थिति थी।
गुजरात में जो थे वो अनहलवाड़ के चालुक्य, जिन्हें सोलंकी कहते थे। गुजरात में कौन थे? अनहलवाड़ के चालुक्य। ये है वही चालुक्यों की ही शाखाएं जिन्हें वो सोलंकी कहते थे। इनकी कई शाखाएं थी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शाखा जो थी वो थी अनहलवाड़ा में थी। कहाँ पे थी? अनहलवाड़ा में थी। स्थापना गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है? मूलराज प्रथम को, जो कि 940 ईस्वी में इनका टाइम पीरियड था। राजधानी इनकी क्या थी? राजधानी इनकी थी अनहलवाड़ा। क्या थी इनकी? अनहलवाड़ा, जो कि गुजरात में पड़ती है। अच्छा, इसमें राजाओं की बात करें तो जो गुजरात के जो सोलंकी हुए उनमें सबसे पहले राजा हुए भीम प्रथम, जिनका टाइम पीरियड रहा 1022 ईस्वी से लेकर 1064 ईस्वी तक। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही था, भीम प्रथम। इसके समय में 1025 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसने मोडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसने मोडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। विशेष पॉइंट ये है कि भीम प्रथम की पत्नी उदयमती ने ही रानी की बाव, जिसे रानी के लिए सीढ़े वाले कुएं का निर्माण किया, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में स्थित है। आप बताइएगा कि रानी की जो बाव है वो भारतीय करेंसी के किस नोट पर अंकित है? इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, किस पॉइंट पर अंकित है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रानी की जो बाव है वो भारतीय करेंसी के किस नोट पर स्थित है। तो इस पॉइंट को आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि भीम प्रथम की ही पत्नी उदयमती ने ही रानी की बाव का निर्माण कराया था, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके अलावा दिलवाड़ा के जो 5 प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक भगवान ऋषभ को समर्पित विमल शाही मंदिर का निर्माण भी भीम प्रथम के मंत्री विमलेश द्वारा करवाया गया था। यानी कि जो दिलवाड़ा के जो माउंट आबू जो राजस्थान में प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, उनमें भगवान ऋषभ को समर्पित एक विमल शाही मंदिर का निर्माण भी भीम प्रथम के मंत्री विमलेश द्वारा करवाया गया था। इसके बाद इस वंश में अगले राजा हुए, उनका नाम था जयसिंह, जिनका टाइम पीरियड रहा 1094 ईस्वी से लेकर 1193 ईस्वी तक। जयसिंह था यह सिद्धराज की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। इसने मालवा के परमार यशोवर्मन को पराजित कर अवंतीनाथ की उपाधि ली थी। यानी पहले तो जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की, बाद में जब उसने मालवा के परमार यशोवर्मन को हराकर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। जयसिंह के कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपने मंत्री उदयन के पुत्र बाहड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जयसिंह ने राजस्थान स्थित माउंट आबू पर्वत पर एक मंडल की स्थापना करवाई, जहां उसने हाथियों पर विराजमान अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों को स्थापित करवाया था। इसने 1113 से लेकर 1114 ईस्वी में एक सिद्ध नामक सम्मत भी चलवाया था। कौन सा सम्मत चलवाया था इसने? सिद्ध नामक सम्मत भी चलवाया था। इसके बाद इस वंश में जो हुए अनहलवाड़ के जो चालुक्य हुए, जिन्हें सोलंकी बोलते हैं, इनमें कुमार पाल भी हुए, जिनका टाइम पीरियड रहा 1153 से लेकर 1171 ईस्वी तक। इसके समय में गुजरात की समृद्धि सबसे चरम अवस्था पर थी। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट था उस समय। कुमारपाल के समय ही प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म की दीक्षा दी और उसके बाद उसने अरहत की उपाधि धारण कर ली थी। यानी कि जो कुमारपाल थे वो प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र के संपर्क में आ गए थे, और जो कि एक जैन धर्म थे, तो उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा दी और उन्होंने अरहत की उपाधि धारण कर ली थी। जब उसने जैन धर्म के संपर्क में हुए तो ऑब्वियसली कि वो जैन धर्मानुयायी हो गया। उसने कुमार लेख के सभी लेख शिव की स्थिति से प्रारंभ होते हैं। जो जैन धर्मानुयायी कुमारपाल के जितने भी सभी लेख हैं वो भगवान शिव की स्थिति से प्रारंभ होते हैं। अगला देखते हैं।
कुमारपाल के बारे में, कुमारपाल ने पूरे साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान यानी जो शराब और धूर्त कीड़ा जैसे चीज़ों पर रोक लगा दी थी। कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण भी करवाया था। यानी कि कुमारपाल ही एक ऐसा गुजरात में शासक था, अनहलवाड़ के चालुक्य जिसे हम सोलंकी बोलते हैं, उसी वंश का राजा कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया था। जय सिंह सूरी ने उसके ऊपर कुमारपाल चरित नामक भी एक काव्य लिखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार कई बार यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस कई जगह ये पूछा गया है कि कुमारपाल चरित्र जो है ना उसकी रचना किसने की थी, तो उसने किसने की थी, जय सिंह सूरी ने। इसने सिद्धपुर में एक रुद्र महाकाल मंदिर एवं पाटन जो कि गुजरात में है, पाटन में सहस्त्रलिंग नामक एक कृत्रिम झील एवं चंडिका देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसने गुजरात के सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया, पाटन में सहस्त्रलिंग नामक एक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया एवं चंडिका देवी मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके बाद गुजरात के इतिहास में सोलंकी वंशों में अगले राजा हुए अजयपाल, जिनका टाइम पीरियड रहा 1172 ईस्वी से लेकर 1176 ईस्वी तक, यानी 1172 से लेकर 1176 ईस्वी तक। अजयपाल के समय में शैव और जैन धर्म प्रतिनिधियों में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते, जो शंकर जी के भक्त थे वो बोलते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, और जैन धर्म वाले अपने को श्रेष्ठ बताने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप शैव धर्मावलंबियों द्वारा अनेक जैनियों की हत्या कर दी गई और अनेक जैन मंदिर, संस्थानों और मठों को नष्ट कर दिया गया। अजयपाल के बाद गुजरात के सोलंकियों में हुए मूलराज द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड रहा 1176 ईस्वी से लेकर 1178 ईस्वी तक, यानी कि ये केवल 2 ही साल तक इन्होंने शासन किया। मूलराज द्वितीय ने 1176 से लेकर 1178 ईस्वी तक। वह बहुत ही छोटी अवस्था में गद्दी पर बैठे, इसलिए इनको बाल मूलराज भी कहा जाता है। इनके समय में शासन इनकी मां नायका देवी ने राज संभाला और नायका देवी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने दोनों बेटे मूलराज द्वितीय और भूम द्वितीय को पीठ पर बांधकर मोहम्मद गौरी के शिविर पर हमला बोल दिया और उसको परास्त किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो माँ नायका देवी को। याद रखिएगा, ये पूछा गया है कई एग्जामों में। प्यारे छात्रों, इस पॉइंट को आप अपने नोट्स में राइट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, इसी में भीम द्वितीय जिनका दूसरा बेटा था, वो 1178 से लेकर 1238 ईस्वी में चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक था। सॉरी, एक मिनट रुकना। हाँ, 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अनहलवालों पर अधिकार कर लिया था। चालुक्य वंश में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के संरक्षक और पोषक थे और स्थापित कला के ये प्रेमी थे। तो इस प्रकार ये हमने आपको पूरा गुजरात का इतिहास बता दिया। इसी तरीके से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको बता रहे हैं कश्मीर का इतिहास। किसका इतिहास बता रहे हैं? कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत राजतरंगिणी है। कई बार पूछा गया है कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगी में क्या वर्णन है कश्मीर का इतिहास। यह लगभग 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में कल्हड़ द्वारा लिखा गया था। 800 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य में कश्मीर में 3 हिंदू राजवंशों ने शासन किया, जिनका क्रम निम्न प्रकार से था। यानी 800 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य कश्मीर में 3 हिंदू राजाओं ने शासन किया, जो कि निम्न प्रकार था। पहला था कारकोट वंश, दूसरा था उत्पल वंश, तीसरा था
लोहार वंश। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कारकोट वंश में। प्यारे बच्चों, हम कश्मीर के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, ये कि राजतरंगी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। उसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि कारकोट वंश के बारे में। पूर्व मध्यकाल में कश्मीर में सबसे पहले कारकोट वंश की स्थापना हुई। यह एक हिंदू राजा था जिसकी राजधानी परिहासपुर थी। क्या थी? परिहासपुर थी। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्मन ने लगभग 625 ईस्वी में की थी। किसने की थी? दुर्लभ वर्मन ने। ये पॉइंट आप याद रखिए, कारकोट वंश की जो स्थापना है वो दुर्लभ वर्मन ने लगभग 625 ईस्वी में की थी। और इसी के काल में वेन सिंह कश्मीर आया था। जो चीनी यात्री वेन सिंह है वो भी कश्मीर इसी के शासनकाल में आया था। इसके बाद कश्मीर अगले राजा हुए, उनका नाम था ललित्यादित्य मुक्तापीड। ललित्यादित्य मुक्तापीड यानी जिसका टाइम पीरियड 724 से लेकर 760 ईस्वी तक था। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा ललित्यादित्य मुक्तापीड था। ललित्यादित्य ने अनंतनाग जिले में प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जो कि भारत में सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। इस पॉइंट को आप ये समझ लीजिएगा, आप इसको रट लीजिएगा, इतना कीप इन माइंड में कर लीजिए, क्योंकि कई एग्जामों में अक्सर पूछा गया है। ललित्यादित्य ने गोंड के शासक को निर्बाध रूप से कश्मीर आने का निमंत्रण देकर बीच रास्ते में उसे धोखे से मरवा दिया था। ललित्यादित्य ने यशोवर्मन को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और यशोवर्मन के दरबारी कवि बाक्पति और भवभूति को यह कश्मीर ले आया था। एकमात्र कश्मीर का राजा ललित्यादित्य जिसने यशोवर्मन को हराया और उत्तर भारत के कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और उसके दरबारी कवि बाक्पति और भवभूति को ये कश्मीर लेकर आया था। इसके बाद जो कश्मीर में जो अगला वंश आया उसका नाम था उत्पल वंश। कौन था? उत्पल वंश। कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। किसने की थी? अवंती वर्मन ने की थी। कारकोट वंश के अंतिम राजा के हाथ से अवंती वर्मन ने शासन की बागडोर छीनकर उत्पल राजवंश का प्रारंभ किया। किसका प्रारंभ किया? उत्पल राजवंश का प्रारंभ किया। उत्पल वंश के शासक अवंती वर्मन के इंजीनियर ख्यू या जैसे सुई ने झेलम नदी पर नहरों का निर्माण कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पल वंश का जो शासक था अवंती वर्मन, उसका एक इंजीनियर था खू या जिसे हम सुई बोलते थे, ने झेलम नदी पर नहरों का निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं। अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुगंधा ने साम्राज्य को संभाला। कुछ समय बाद सामान्य कुल में उत्पन्न यस्कर को सम्राट चुना गया। कुछ इतिहासकार इसके बाद के राजाओं को यस्कर वंश कहकर भी संबोधित करते हैं। इसके बाद उत्कल वंश में कश्मीर के इतिहास में अगले राजा हुए, उनका नाम था रानी दिद्दा। महारानी दिद्दा, जिनका टाइम पीरियड 958 ईस्वी से लेकर 1003 ईस्वी तक था, कश्मीर की महारानी थी। यस्कर वंश, अभी जो मैंने आपको बताया था, जो कि एक उत्कल वंश का ही हिस्सा था। यस्कर वंश जो कि एक उत्कल वंश का ही एक भाग था, उसी वंश के क्षेमगुप्त की ये पत्नी थी महारानी दिद्दा। महारानी दिद्दा लोहार वंश के राजा सिंहराज की पुत्री और काबुल के हिंदू भीम शाही की ये पुत्री थी। उसने दिद्दापुर और डिडवासन नामक मंदिर बनवाए। कौन कौन से मंदिर बनवाए? दिद्दापुर और डिडवासन मंदिर बनवाए। इसे कश्मीर की क्रूर महिलाओं के रूप में जाना जाता है। मतलब ये अच्छी नहीं थी, ये क्रूर महिला थी, बहुत ही खराब महिला थी। कश्मीर के इतिहास में जो अगला वंश है उसका नाम है लोहार वंश। लोहार वंश के जो फाउंडर हैं उनका नाम था संग्राम राज। क्या नाम था उनका? संग्राम राज।
जो कि रानी दिद्दा का ही भतीजा था। किसका भतीजा था? रानी दिद्दा का ही भतीजा था। अगला देखते हैं लोहार वंश के अंतर्गत अगले जो राजा हुए उनका नाम था हर्ष। हर्ष लोहार वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का कारण नकारात्मक था। कलश का पुत्र हर्ष विद्वान, कवि, कई भाषाओं एवं विद्याओं का ये जानकार था। राजतरंगी का जो लेखक कल्हण है, जिससे कश्मीर का इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है, वह हर्ष का ही आश्रित कवि था। राज्य के आंतरिक अशांति के कारण हुए विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में हर्ष की हत्या कर दी गई थी। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था। उसके अत्याचारपूर्ण कार्यों से त्रस्त होकर उत्सल और सुसल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में हर्ष के पुत्र भोज एवं हर्ष दोनों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि राजतरंगी का लेखक कल्हड़ भी हर्ष के दरबार में था और हर्ष को कश्मीर को नीरो भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कल्हड़ के बारे में। कल्हड़ के बारे में जानते हैं। कल्हड़ के पिता चम्मक ब्राह्मण कुल के थे। किस कुल के थे? चम्मक ब्राह्मण कुल के थे। वे लोहार वंश के शासक हर्ष के प्रशासन में मंत्री के पद पर थे। यानी जो कल्हड़ के जो पिता थे वो चंपक ब्राह्मण कुल के थे और वे लोहार वंश के शासक हर्ष के प्रशासन में मंत्री के पद पर थे। कल्हड़ किसी राजकीय पद पर था या नहीं, इस विषय की हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। मतलब कल्हड़ किसी राजकीय पद पर था या नहीं हर्ष के दरबार में, इसकी हमें जानकारी किसी भी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। कल्हड़ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में की थी। इस ग्रंथ से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश से हमें कश्मीर के इतिहास में जानकारी मिलती है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 8000 श्लोक है। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर 6वें तरंग में कारकोट एवं उत्कल वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है तथा अंतिम 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास उल्लिखित है। इस पुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख है। कल्हड़ ने पक्षपात रहित, मतलब उसने किसी चीज़ का पक्ष नहीं लिया, राजाओं के गुण दोषों का उल्लेख किया है और यह पुस्तक उसने संस्कृत भाषा में लिखी है। तो ये था कल्हड़ की हिस्ट्री। अगले देखते हैं हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश के बारे में जानते हैं। हिंदू शाही वंश की जो स्थिति थी वो थी काबुल और कश्मीर में। राजधानी थी उनकी उदांडपुर। क्या थी इनकी? उदांडपुर। स्थापना इनकी किसने की थी? 9वीं शताब्दी में गांधार प्रदेश में स्थापित तुर्की शाही वंश के शासक लखतुर्मान को उसके ब्राह्मण मंत्री कल्हड़ द्वारा गद्दी से हटा दिया गया और इस तरीके से वहाँ पर हिंदू शाही वंश का स्थापना हुई, जो आजकल आप अपने अफ़गानिस्तान में देखते हैं। अफ़गानिस्तान में भी हिंदू शाही वंश का राजा था। हिंदू शाही वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था जयपाल। कौन था? जयपाल। जयपाल जो था ना, वो हिंदू वंश शाही वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। उसने गजनी पर आक्रमण किया किंतु उसकी पराजय हुई। जयपाल यह अपमान न सह सका और आग में कूदकर उसने अपनी आत्महत्या कर ली। इसके बाद
काबुल अफगानिस्तान में हिंदू शाही वंश में अगले राजा हुए आनंदपाल। मोहम्मद गजनवी का इसने सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किया, इसलिए इसकी तुलना सिकंदर का प्रतिरोध करने वाले पोरस से की जाती है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा मोहम्मद गजनवी का विरोध किया, इसलिए इसको सिकंदर का प्रतिरोध करने वाले पंजाब के राजा पोरस से की जाती है। आज के अफगानिस्तान जिसे काबुल बोलते हैं, उसी में हिंदू शाही वंश का राजा था। उसी वंश के अंतर्गत अगले राजा हुए त्रिलोचन पाल। अलवर्णी जो कि एक बहुत बड़ा इतिहासकार था, के अनुसार यह गजनवियों के प्रति वफादार था। इसके बाद अगले राजा हुए काबुल में हिंदू शाही वंश के भीमपाल, जिनका टाइम पीरियड 1022 से लेकर 1026 ईस्वी तक। उतवी ने इसको निर्भय कहा है, क्योंकि इसने गजनवी सेना का मुकाबला बिना किसी भय के किया। इसने गजनवी के सेनापति कमांडर मोहम्मद बिन इब्राहिम को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। किसने? भीमपाल ने। और भीमपाल ही हिंदू शाही वंश का अंतिम सम्राट था। भीमपाल ही हिंदू शाही वंश का अंतिम सम्राट था। अच्छा, हमने आपको ये जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताए हैं, इनका स्रोत कहाँ कहाँ से मिला है, इसके बारे में हम देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोत इकट्ठा किए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्रोत से लिए गए हैं। तो उन स्रोतों से हम पता करेंगे कि इतिहासकारों ने कैसे उन स्रोतों को इकट्ठा किया, किस तरीके से उन स्रोतों को लिया गया है जो हम पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोत हैं। उनमें प्रथम स्थान ऐतिहासिक ग्रंथों का है। इनमें अधिकांश फारसी भाषा में लिखे गए थे। कुछ बादशाहों के द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं थी। बादशाहों द्वारा लिख दिए गए फरमान, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित पुस्तकें, भारत की यात्रा विवरण इस काल के इतिहास में जानने के लिखित प्रमाण हैं। यानी कि जो मध्यकालीन भारत के इतिहास हमें कहाँ कहाँ से मिला है। सबसे पहले तो हमने अपने ऐतिहासिक ग्रंथों पर नज़र डाला। फारसी भाषा में लिखे गए थे, उनको हमने पढ़ा। इसके अलावा कुछ राजाओं ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी, उनको पढ़ा। कुछ राजा जो अपने फरमान जारी करते थे वो मिले, उनको हमने पढ़ा। विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित पुस्तकें लिखी, यात्रा विवरण लिखे, उनको हमने पढ़ा कि जो विदेशी यात्री आते थे वो यहाँ पे राजा के पास रहा करते थे, यहाँ के लोगों के शासन, प्रशासन, जनता सभी के बारे में लिखा करते थे। तो इस तरीके से हमें इस काल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और भी इसके कई स्रोत हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि विभिन्न राजाओं ने अलग अलग स्मारक किले बनाए, अन्य इमारतें बनवाई, मुद्राएं बनाई, पैसे, करेंसी, चित्र भी मध्यकालीन युगीन भारत के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इस काल को इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोत भी हैं। क्या क्या है? किसी ने पुस्तकें लिखी हैं। इसी क्रम में अगली पुस्तक है तहरीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद जो पुस्तक है, उसके लेखक अलबर्नी थे। कौन थे? अलबर्नी। और ये किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में। अंग्रेजी भाषा में इसका जो अनुवाद है वो एडवर्ड सांची ने किया था 1818 ईस्वी में। और हिंदी में अनुवाद इसका रजनीकांत शर्मा ने किया है। याद रखिए, तहकीक ए हिंद पुस्तक है, लेखक अलबर्नी है, भाषा अरबी है, अंग्रेजी में एडवर्ड सांची ने लिखा 1818 में, और हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने इसका अनुवाद किया। महमूद गजनवी ने इसको खीवा से एक युद्ध बंदी के रूप में प्राप्त किया था। किसको? अलबर्नी को। फिर अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ उसके भारत पे किए गए आक्रमणों के अवसरों पर उसके साथ भारत आया और उसने भारत का बहुत विशाद वर्णन किया। यानी कि जो अलबर्नी है वो महमूद गजनवी ने एक खीवा के युद्ध से इसे बंदी के रूप में लिया था। बाद में ये उसके साथ भारत भी आया और उसने फिर भारत का बहुत ही विशाल रूप से वर्णन किया है। उसने लिखा है कि भारत में वैष्णव संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय था। यानी कि भगवान विष्णु को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा थे, और प्राय सभी भारतीय मूर्ति पूजक थे। यानी कि सभी भारतीय लोग मूर्ति की पूजा करते थे। अलबर्नी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में लिखा है
कि भारतीय राजा अपने किसानों से 1/6 भाग लगान के रूप में लेते थे। यानी जैसे पूरी फसल का 6वां हिस्सा ये लगान के रूप में लेते थे। इस प्रकार तहकीक हिंद में भारतीय जीवन के लगभग सभी स्रोतों का हमें विवरण मिल जाता है। अलबर्नी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में सिर्फ उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के बारे में लिखा है। दक्षिण के किसी भी राज्य का वर्णन अलबर्नी के द्वारा नहीं किया है। यानी कि अलबर्नी ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत और पश्चिम भारत के बारे में लिखा है, लेकिन दक्षिण भारत के राजाओं को उसने कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके बाद दूसरी देखते हैं पुस्तक है मध्यकालीन इतिहास के लिए, वो है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर लेखक कौन है इसके? हसन निजामी। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। यह किताब 2 बार में पूरी की गई है। इस किताब में मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की घटनाओं का, मोहम्मद गौरी और सुल्तान इल्तुतमिश के समय हुई घटनाओं का उल्लेख मिलता है। अगली पुस्तक है तबकात-ए-नसरी। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लेखक हैं मिनहाज उस सराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज। इसमें क्या है? इसमें दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशों के सुल्तान, खलीफाओं का शासन, भारत में तुर्कों का शासन, गजनी और गौर वंश का इतिहास, मुसलमानी राज्यों पर मंगोलों का आक्रमण आदि का विस्तार रूप से वर्णन दिया गया। किस पुस्तक में? तबकात-ए-नसारी। इस प्रकार तबकात-ए-नसारी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ स्वीकार किया गया है। और धातव्य है कि इसी मिनहाज उस सिराज ने रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना ही बताया था, क्योंकि रजिया एक स्त्री थी और स्त्री का उलेमा लोग विरोध करते थे। तो इस पुस्तक में ही मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। ठीक है ना। अगले एक अमीर खुसरो भी हुए हैं। अमीर खुसरो काफ़ी फेमस हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अमीर खुसरो, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। इन्हें तूतीए हिंद या हिंद का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अब्दुल हसीन यामीन उद्दीन खुसरो। वह अपने समय के एक महान विद्वान और कवि थे। याद रखिएगा कि अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था वो था अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो, और यह अपने समय के एक महान विद्वान और कवि थे। सुल्तान बलवन के समय से उसने अपने लेखक जीवन का प्रारंभ किया और कई सल्तनत कालीन बादशाहों का संरक्षण प्राप्त किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में किरान उस सादेन, मिफ्तिया उल फतह, नू सिपेहर, आसिका, तुगलकनामा, खजान उल फतेह आदि प्रमुख पुस्तकें इनकी मानी जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कई जगह अपने सेनापति के रूप में लड़ने के लिए भी भेजा था। याद रखें, जब ये बलवन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आया तो बाद में कई बार सेनापति के रूप में लड़ने के लिए भी गया। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया था। पखावज के 2 टुकड़े करके इसने तबले का आविष्कार किया था। मध्यकालीन इतिहास में अगली जो पुस्तक हमें मिलती है वो है तारीख-ए-फिरोज शाही। तारीख-ए-फिरोज शाही जो पुस्तक है उसके लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। कौन है? जियाउद्दीन बरनी। यह मुख्यतः तुगलक वंश के समय में प्रमुख लेखक के रूप में कार्यरत थे। जियाउद्दीन बरनी। धातव्य है कि तारीख-ए-फिरोज शाही नाम से एक ग्रंथ की रचना शम्स-ए-सिर्ज द्वारा भी की गई थी, जिनका साहित्यिक नाम अफीफ था। अगली पुस्तक है
फुतूहते फिरोज शाही, जिसको लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। 32 पेज की एक छोटी सी पुस्तक है जिसे सुल्तान स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। इसके बाद अगली है फतह उस सलातीन, लेखक थे इसके इसामी। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण की, तब इमामी के परिवार को भी दौलताबाद जाना पड़ा। मार्ग में इसामी के दादा की मृत्यु हो गई। इसामी इसे कभी नहीं भूल सका और जब तुगलक ने अपनी प्रजा को पुनः दिल्ली वापस आने का आदेश दिया, तब भी इमामी दिल्ली नहीं गया। बाद में अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने इसामी को संरक्षण दिया था। उसी की ये पुस्तक थी, ये फतह उस सलातन, लेखक थे इसके इसामी। कौन थे? इसामी। इस पुस्तक को काव्य शैली में इन्होंने लिखा है। इसकी भाषा सरल और बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगली पुस्तक है किताब उल रहेला। कौन है? किताब उल रहेला, जिसे अक्सर एग्जाम में केवल रहेला या सफ़रनामा भी आता है। इसको लिखा था इब्न बतूतों ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूतों द्वारा ये लिखी गई है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1334 ईस्वी में उसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। उसके बाद उसने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भी भेजा। इब्न बतूता जब अपने देश मोरक्को वापस लौट गया तो उसने वहाँ से इस पुस्तक को लिखा, क्योंकि यह उस समय किसी के दरबार में नहीं था उस समय, इसलिए इसका विवरण निष्पक्ष माना जाता है। तारिक ए मुबारक शाही, लेखक थे इसके याहिया बिन अहमद सर। हिंदी इसका लेखक सैयद वंश के मुबारक शाही के दरबार में था। तारिक ए मुबारक शाही सैयद वंश के शासकों के इतिहास के जानने का एकमात्र स्रोत है। अगली पुस्तक है, उसका नाम है तुझके बाबरी या बाबरनामा। लेखक हैं इसके बाबर। भाषा है इसकी चुंगताई तुर्की। इंग्लिश अनुवाद इसका किया था मैडम बेबराज ने। मूलतः यह बादशाह बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। हालांकि इसमें हुमायूं के बारे में बाबर ने लिखा है। मुगलों के भारत में प्रारंभिक इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये बाबरनामा। बाबर ने अपने जीवन की घटनाओं के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों की जलवायु, पशु पक्षी, राजनीतिक स्थिति, विभिन्न व्यक्ति और शासकों के चरित्र, युद्ध और जनजीवन के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। पानीपत और खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुलगमा युद्ध प्रणाली का भी वर्णन इसने अपनी पुस्तक तुझके ये बाबरी या फिर बाबरनामा में लिखा है। किसने लिखा है? अगली पुस्तक है ताज़किरात उल बख्यात। लेखक थे इसके जौहर अफ्ताबची। इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है तारीख रसीदी। इसके लेखक थे मिर्ज़ा हैदर दोगलत। यह बाबर का रिश्तेदार था और हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुए संघर्ष का ये साक्षी भी था। हुमायूं की शाही फौज का ये कमांडर भी था। कौन? मिर्ज़ा हैदर दोगलत, जिसकी पुस्तक थी तारीख रसीदी। इसके बाद एक काफ़ी फेमस पुस्तक है जो है हुमायूंनामा, जिसके लेखक थे गुलबदन बेगम। अकबर के आग्रह पर, अकबर के कहने पर बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने इस ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की। क्योंकि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, इसलिए बाबर और हुमायूं के व्यक्तिगत जीवन को जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी एकमात्र पांडुलिपि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में अभी भी उपलब्ध है। अगली पुस्तक है तारीख ए शेर शाही या तोहफा ए अकबर शाह। लेखक थे इसके अब्बास खान सरवानी। यह ग्रंथ भी अकबर के आदेश पर लिखा गया था। इस ग्रंथ के द्वारा शेर शाह के ऊपर पर्याप्त प्रकाश डाला है, इसलिए इसका नाम है तारीख ए शेर शाही। इसके बाद है अकबरनामा। अकबरनामा के जो लेखक थे वो अबुल फजल थे। उस पुस्तक को 3 भागों में इन्होंने बांटा है और आखिरी भाग को इसने आईने अकबरी बोला है।
मुगल काल के प्रारंभिक 3 सम्राट बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण ये स्रोत है। लेकिन इस ग्रंथ की एक कमी है, इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर को तो बहुत अच्छा दिखाया गया है, लेकिन मुगलों के प्रमुख पुत्र शेरशाह, प्रमुख शत्रु शेरशाह और इस्लाम शाह को नीचा दिखाने का बहुत प्रयत्न किया गया है, क्योंकि इनकी लड़ाई होती थी ना शेरशाह और इस्लाम शाह से। अगली पुस्तक है तबकत ए अकबरी। लेखक थे इसके निजामुद्दीन अहमद। इसका प्रकाशन बंगाल की एशियोटिक सोसाइटी द्वारा किया गया था। ये अकबर की सेना में मीर बख्शी के पद पर थे। अगली पुस्तक है मुंतखाब उत तावारीख या तारीख बदायूनी। लेखक थे इसके अब्दुल कादिर बदायूनी। यह अकबर के समय इमाम के पद पर रहा। इसने महाभारत, रामायण, सिंहासन बत्तीसी जैसी आदि का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। धार्मिक दृष्टि से यह अत्यधिक कट्टर था। इसके बाद अगले लेखक थे पादशाहनामा। पादशाहनामा यह शाहजहां के समय 3 लेखकों ने बारी बारी से मिलकर लिखा। पादशाह को पहले लिखा है मोहम्मद आमीन कजवीनी ने, दूसरा उस्ताद हमीद लोहारी ने और तीसरा मोहम्मद वारिस ने। अगली पुस्तक थी, उसका नाम था मुंतखाब उल लुवाब। लेखक थे इसके खफी खां। खफी खां औरंगजेब के शासनकाल में एक उच्च पद पर था। बाद में हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क का दीवान बन गया था। इसने औरंगजेब के इतिहास को विस्तृत रूप से लिखा है खफी खां ने। अगली पुस्तक थी नक्शा ए दुलखुशा। लेखक थे इसके भीमसेन कायस्थ। भीमसेन ज़्यादातर दक्षिण भारत में रहा, इसलिए उसने ग्रंथ से अंग्रेज औरंगजेब के दक्षिण भारत के भ्रमण का पूरा इतिहास मिलता है। अगला है खुलासात उत तावारीख। लेखक थे इसके सुजान राय खत्री। इस ग्रंथ में शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध और औरंगजेब के बारे में विस्तृत प्रकाश मिलता है। और अगली पुस्तक है तारीख ए कश्मीर, जिसके लेखक थे हैदर मलिक। मध्यकाल के कश्मीर के इतिहास जानने का सबसे प्रमुख पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मैं इससे आगे बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसे लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।